हेलो टू ऑल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है 12 अक्टूबर को हमारी यूपीसीएस है। उसको लेके हाल में ही आईजीएसटी आई थी जिसका सेकंड पार्ट, तो उसको हम लोग कवर कर रहे हैं थ्रू माइंड मैप से। इसका हम लोगों ने पहला लेक्चर कवर कर लिया है, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैंने क्या किया एक्चुअली, इसके माइंड मैप के थ्रू कवर करने की कोशिश की है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को लिया है। इससे हेल्प ये होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में बैठने के बाद, जैसे ऑप्शंस पे कंफ्यूजन होती हैं वो इसमें नहीं होगी, क्योंकि पूरा एक पैटर्न जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने इंक्लूड किया है। सिर्फ आपको इसको पढ़ना है, देखना है और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आए हिस्ट्री से आएंगे तो सही हो जाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025। शुरुआत अगर हम शुरू करें तो ये क्या चीज़ है, अगर हम देखें ये एक एक्ट फ्रेमवर्क देता है जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टैंडर्ड को यूनिफाई करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए है किसमें, स्पोर्ट में। ठीक है। इसको जो एनफोर्स नोटिफाई किसने किया है, कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जो ऑब्जेक्टिव और जो पर्पस है, अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव का, तो ये है डेवलपमेंट और प्रमोशन करना किसका, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, वेलफेयर मेजर लेना और गुड गवर्नेंस के लिए, बेसिक यूनिवर्सल प्रिंसिपल एथिक्स एथिक्स का प्रमोशन और फेयर प्ले करना। ठीक। ये सारी चीज़ें इसकी जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव जो है ओलंपिक और स्पोर्ट्स मूवमेंट के स्टैंडर्ड से गाइडेड हैं जैसे ओलंपिक चार्टर एक्ट, पैरालंपिक्स चार्टर। ओके। अगर हम आगे चलते हुए हम देखें जो अगर हम बात करें नेशनल स्पोर्ट्स की जो नेशनल स्पोर्ट्स की जो बॉडियां बनाई गई हैं उसको कौन एनफोर्स एनफोर्स करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगी। ये जो भी एक्ट है उसको रीएड्रेस के प्रोविजंस देता है। स्पोर्ट्स में इंटीग्रेटेड यूनिफॉर्म और इफेक्टिव मैनर में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी डिफाइन किया गया इसमें, जिसमें कि 4 लेवल्स की बात की गई है। कौन कौन से हैं, नेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल पैरालंपिक्स कमेटी, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसमें जो है ये जो भी जो 4 बॉडियां बनाई गई हैं, हर नेशनल बॉडी में एक जनरल बॉडी रहेगी, जिसमें कि एक जनरल बॉडी होगा जिसमें एक्स ऑफिसो मेंबर के साथ चार्टर के अकॉर्डेंस भी होंगे, एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स पर्सन होंगे जो आउटस्टैंडिंग मेरिट के होंगे, दो दो इलेक्टेड मेंबर होंगे कहाँ के, एथलीट्स कमेटी के होंगे, एटलीस्ट 4 वुमेन होना तो मैंडेटरी है, कंपलसरी ही है। ये सारी चीज़ें होने के बाद एक दूसरी जो एक कमेटी बनाई गई है जिसको हम लोग बोलेंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी का क्या है, तो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें मैक्सिमम 15 मेंबर्स होंगे। इंक्लूड होंगे कौन कौन से, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीट, ये लोग की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। अलाइनमेंट विद बाई लॉ इंटरनेशनल चार्टर्स। और चौथा है इसकी जो एज एज लिमिट होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम 70 ईयर तक। और कंडीशन एग्जाम्पशन अप टू 75 ईयर तक ये चीज़ें हो सकती है, 75 ईयर तक लोग हो सकते हैं। ओके। आगे चलते हुए अगर हम देखें तो ग्रीवेंसेस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के लिए जो नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जिसके जो चेयरपर्सन होंगे वो होंगे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज और या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये लोग होंगे, कुछ भी डिस्प्यूट वगैरह होते हैं तो उसके चेयरमैन होंगे। मेंबर्स जो होंगे इसमें एमिनेंट होंगे पर्सन्स विद एक्सपीरियंस, जिसका इसमें स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ में इनका एक्सपीरियंस हो। ये 2 लोग जनरली कोई भी डिस्प्यूट होगा तो इसको हैंडल करेंगे। और जो इसका टर्म रूल और इलेक्शंस के जो भी टर्म्स और रूल्स होंगे वो कैसे होंगे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, टेन्योर मैक्सिमम 3 टाइम हो सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव लगातार भी हो सकते हैं और कंबाइंड भी हो सकते हैं। और लास्ट मैंडेटरी होगी कूलिंग ऑफ पीरियड आफ्टर 3 टर्म्स। ओके। तो ये पहली टॉपिक आपको आई होप समझ में आई होगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है डिपार्टमेंट ऑफ सॉरी नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट में। आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हुए हम देखते हैं इंडियन पोर्ट एक्ट 2025। दूसरा टॉपिक है हमारा इंडियन पोर्ट एक्ट 2025। ये क्या चीज़ है, इंडियन पोर्ट एक्ट जो 2025 है वो पास किया गया था लोकसभा में कब, 12 अगस्त 2025 को। रिप्लेस किस एक्ट को किया गया है, 1908 को रिप्लेस करके इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 को लाया गया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है और स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉडर्नाइज करना किसको, पोर्ट को, मैनेजमेंट, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, प्रमोट करना है सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन वाया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका ये जो ऑब्जेक्टिव है। आगे चलते हुए हम देखें की बॉडीज की अगर हम बात करें, मैरीटाइम
स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल जो कि एक स्टेटरी एडवाइजरी बॉडी है, उसके जो चेयरमैन, इसको चेयर कौन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे। इसका जो फंक्शन है, फंक्शन इनका काम क्या होगा, गाइडलाइन करना, किसका डाटा डाटा कलेक्ट करना, स्टोरेज देखना, अपडेटिंग करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, पोर्ट टैरिफ को देखना, ये सारी चीज़ें इनकी जो मेन फंक्शन होगी। इसी तरह एक और बॉडी है, स्टेट मैरिटाइम बोर्ड, जो कि एक ऐसी बॉडी है, स्टेटरी बॉडी है, जिसमें कि इसमें अगर कहीं पे भी जो बोर्ड नहीं है, तो इनका काम क्या है, इस बोर्ड को हर स्टेट में विद इन 6 मंथ के अंदर इस बोर्ड को बनाना। इनका जो फंक्शन है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करना, लाइसेंसिंग करना, ऑपरेशन सुपरवाइजन करना, नेविगेशन और टैरिफ डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें इनका अ, इनका ये काम रहेगा। याद रखिएगा, 6 मंथ के अंदर अगर किसी भी स्टेट में कोई बोर्ड नहीं है तो उसका इनको फॉर्म करना। ओके, आगे चलते हुए अगर हम देखें, तो अगर डिस्प्यूट आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम दिया गया है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। ये इसको इनको फॉर्म किया जाएगा हर एक स्टेट में, ठीक। रिजॉल्व हो डिस्प्यूट्स एमंग द मेजर पोर्ट्स हो, कंसीशनरीज हो, पोर्ट्स यूजर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, ये सारी चीज़ें अगर डिस्प्यूट्स होती हैं तो इनके लिए कमिटी बनाई गई है। अपील किया जा सकता है कहाँ पे, कोर्ट में, सिविल कोर्ट जुरिडिक्शंस बैरिड फॉर डीआरसी स्पेसिफिक डिस्प्यूट। कुछ कुछ ऐसे केस होंगे जहाँ पे जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी है सिर्फ वही देगी, वहाँ पे सिविल कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। प्री एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स की बात की गई है यहाँ पे, अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स इन कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल, यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स की भी बात की गई है। आगे चलते हुए अगर बात करें, इसी तरह एनवायरमेंट के लिए बनाया गया है क्या चीज़, एनवायरमेंटल एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजंस। इसमें इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है, क्या चीज़ है, पोर्ट वेस्टेड रिसेप्शंस एंड हैंडलिंग प्लान मैंडेटरी किया गया हर एक पोर्ट के लिए, कॉम्प्रिहेंशन विथ मार्पोल। मार्पोल क्या चीज़ है, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप, ठीक। ये जैसे यानी कि जैसे भी जो भी जहाज होते हैं उनके प्रदूषण को रोकने के लिए ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। इन बातों का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें एनवायरमेंट शिप की वजह से कुछ एनवायरमेंट को हमारे नुकसान ना पहुंचे। तो ये कंप्लीट इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 यही था। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर शेयर करिएगा। आइए आगे चलते हुए हम देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ, मैकेनिज्म मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 क्या है, अगर तो ये इसकी जो इसमें जो प्रेसिडेंट की असेंट मिली है, कब मिली है, 18 अगस्त 2025 को। इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, मॉडर्नाइज करना किसको, इंडियन मैरीटाइम फ्रेमवर्क को, अलाइन विथ डोमेस्टिक लॉ विथ इंटरनेशनल बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस की। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, रिप्लेसमेंट और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, किसको रिप्लेस किया गया है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। कंपोजिशंस की बात करें, 16 पार्ट्स में और 325 सेक्शंस में इसको बनाया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की मॉडर्नाइजेशंस की अगर हम बात करें, एनहेंस करेगा किसको, सेफ्टी एट सी को, इम्प्रूव इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इंश्योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस और रिड्यूस जो बर्डन है उसको कम करे, कॉम्प्लियंस बर्डन जो भी है इसको ये कम करेगा। न्यू बोर्ड इस्टेब्लिश की गई है, न्यू बोर्ड इस्टेब्लिश की गई है तो उसमें कुछ मेंबर्स भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाने के चांसेस है। 6 मेंबर्स होंगे फ्रॉम पार्लियामेंट से, जो कि 4 होंगे कहाँ से, लोकसभा से, और जो 2 होंगे वो राज्यसभा से। अब टू 16 नए एडिशनल मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से कि 4 जो है कम से कम तो वुमेन होने ही चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं आपके। अगर इसी तरह आगे चले, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के भी यहाँ पे बनाई गई है, क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक। किसको अपॉइंट करेंगे, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। वो जो भी ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो मर्चेंट शिपिंग का वो इन्हीं के हाथ में होगा। आई होप ये पॉइंट भी आपको, ये टॉपिक भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते हुए देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, आइए इसको भी समझते हैं। इस एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ये हाल में न्यूज़ में था, 12 अगस्त की न्यूज़ है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 4 नए प्रोजेक्ट, ठीक। टोटल 10 यूनिट्स अक्रॉस 6 स्टेट, 10 यूनिट लगाए जाएंगे कहाँ, 6 स्टेट में। इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, कितनी कितनी कमिटमेंट की गई है, 1.60 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। अगर हम बात करें
इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्रेम करना लॉन्ग स्ट्रेटजी और इसके सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले, इस्टेब्लिश फैसिलिटीज लाइक फैब फैब्रिकॉन प्लांट्स। टोटल इसका जो आउटलेट है वो कितना है, 76,000 करोड़। ठीक, अगर हम बात करें अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, टोटल 10 यूनिट में अक्रॉस 6 स्टेट, जिसमें की है उड़ीसा भी है, उत्तर प्रदेश भी है, आसाम भी है, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात। ये टोटल 6 स्टेट है जहाँ पे ये अप्रूव्ड हो गई है, जिसकी ही टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1.6 लाख करोड़। न्यूली अप्रूव्ड चार चार जगह पे है, कहाँ पे, हाल में ही अप्रूव हुआ है भुवनेश्वर में, पहला फर्स्ट कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, इसका फैब्रिकेशन प्लांट लगाया गया है। फर्स्ट कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर ये जो सेमीकंडक्टर कंपाउंड जो फैब्रिकेशन का लगाया गया है, कहाँ पे, उड़ीसा में लगाया गया है। कहाँ पे लगाया गया है, उड़ीसा में लगाया गया है। अब आगे चलते हैं, सेमिकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस है क्या। इंडिया के लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस है, कब हुआ था, 2 से 4 सितंबर 2025 को हुआ था। जो लोकेशन कहाँ पे हुई थी, यशो भूमि न्यू दिल्ली में। ऑर्गेनाइज किसने कराया था, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, इसकी जो थीम थी, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, ये इसकी जो थीम थी। आई होप इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपको समझ में आया है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हुए अगर हम देखें तो अगला हमारा टॉपिक है जन विश्वास अमेंडमेंट फॉर प्रोविजन बिल 2025। ये क्या है जन विश्वास, शुरू करते हैं। एक्चुअली जन विश्वास क्या है, एक न्यू लॉ प्रपोज किया गया है किसके द्वारा, बाय इंडियन गवर्नमेंट टू मेक फ्री इजियर फॉर पीपल एंड बिजनेसेस। इसका पर्पस क्या है, क्यों इसको लाया गया, तो इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्यों, फिक्स करने के लिए ओल्ड लॉ के लिए, ओल्ड जो भी रूल्स थे उसको फिक्स करने के लिए। न्यू लॉ बिजनेसेस इजियर इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करने के लिए, टू मेक एवरीडे लाइफ सिंपल सिंपलर फॉर पीपल, ईज ऑफ मतलब जो भी डे टू डे की चीज़ें हैं उसको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या करने के लिए, सिंपल करने के लिए, ईज ऑफ लिविंग को। ठीक, इनका जो मेन गोल है वो क्या है, रिड्यूस जेल पनिशमेंट फॉर स्मॉल मिस्टेक्स, ओके, रिप्लेस करना विथ एडमिन फाइन्स, नो कोर्ट नीडेड फॉर स्मॉल इशू के लिए अब कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक आरबीआई एक्ट 1934, इसमें सिर्फ यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी, क्योंकि ये अभी बिल है, ये एक्ट नहीं बना है, तो इसमें सिर्फ यही आ सकता है कि आरबीआई एक्ट 1934 क्या है, फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए है। इफ दे डोंट गिव रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, फाइन अप टू 1 लाख रुपए तक लगेंगे, एक्स्ट्रा 5,000 पर डे इफ डिले कंटिन्यूस। ठीक, तो ये बात आरबीआई एक्ट 1934 कहता है। न्यू रूल्स फॉर वॉलेशंस के लिए क्या है, फॉर फर्स्ट टाइम मिस्टेक्स, अगर कोई पहली बार मिस्टेक करता है तो वार्निंग और एडवाइस इंस्टेंट ऑफ पनिशमेंट, पहले उनको वार्निंग एडवाइस दी जाएगी, ना कि तुरंत ही पनिशमेंट दे दिया जाएगा। फॉर 76 ऑफेंसेस इन 10 लॉज, चेंज टू फिक्स द मिस्टेक्स, करेक्शंस अपॉर्चुनिटी, इनको जो भी कोई गलतियां की होगी उनको सही करने का प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑटो अपडेटेड फीचर, इसमें क्या किया है, फाइन इंक्रीज ऑटोमेटिकली, हर 3 साल पे फाइन क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा अगर वो सच में कल्पिट मिलता है तो, बाई 10% मिनिमम फाइन अमाउंट, और नो नीडेड न्यू लॉ चेंज, कोई भी जरूरत नहीं है न्यू लॉ को चेंज करने की। ठीक, तो ये था हमारा जन विश्वास अमेंडमेंट फॉर प्रोविजन बिल 2025, ये भी क्लियर हो गया। आइए अब आगे चलते हैं, हिस्टोरिक पार्टनरशिप विद स्क्रॉन, नोकिया, सिस्को, क्वालकॉम विद बीएसएनएल, एक पार्टनरशिप हुई है बीएसएनएल के साथ, इन सभी कंपनियों की। ठीक, क्या हुआ है एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो बीएसएनएल ने 4 बड़ी एग्रीमेंट किए हैं विद किसके साथ, हम लोगों ने देखा टेलीकॉम जेंट्स, इस्कॉन, क्वालाकॉम, सिस्को और नोकिया। लोकेशन कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। जो मेन हब है इसका इसके बीएसएनएल का, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट टेलीकॉम ट्रेनिंग, कहाँ पे, जबलपुर में। जो इसका जो वाई दिस ये पार्टनरशिप एक्चुअली हुआ क्यों, क्योंकि बूस्ट करना है क्या चीज़, टेलीकॉम स्किल इन इंडिया को, फोकस करना है एडवांस ट्रेनिंग, 5G, एआई
और मशीन लर्निंग पे। इसका जो गोल है वो सेटअप करना है कि टेलीकॉम इनोवेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर्स पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बीएसएनएल ने किन किन कंपनियों के साथ पार्टनरशिप किया। तो इसको आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और इसका जो हब है कहाँ पे है, ये जबलपुर में है। ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। आगे चलते हुए अगर हम देखें तो इलाटिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है, इसकी ओवरव्यू की अगर हम बात करें, ये एक्चुअली है क्या, ये अरुणाचल प्रदेश का मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अपर दिबांग वैली में। कहाँ पे है ये, अरुणाचल प्रदेश में। तो मेन यही है कि जो इलाटिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, दिबांग वैली पे। ये इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं। 10th एनिवर्सरी ऑफ स्किल इंडिया मिशन, 10 साल हो चुके हैं किसके, स्किल इंडिया मिशन के। अगर हम ओवरव्यू लिए कि क्या है ये एक्चुअली स्किल इंडिया मिशन, तो जो स्किल इंडिया मिशन है, ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है टू ट्रेन यूथ फॉर जॉब। लॉन्च कब हुआ था, 15 जुलाई 2015 को, वर्ल्ड यूथ स्किल डे पे। इसका जो गोल है, मेक यंग पीपल स्किल एंड एम्प्लॉयबल। जो जो ये फिर इसको रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है फरवरी 2025 में एज स्किल इंडिया प्रोग्राम एसआईपी फॉर 2022 टू 2023 टू 2025 टू 2026 तक। ठीक, इसमें कुछ स्कीम्स को मर्ज किया गया है जो रीस्ट्रक्चर हुए हैं फरवरी में। कौन कौन से स्कीम है, पहला है PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। फिर दूसरा है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। और जो तीसरा है, तीसरे की अगर हम बात करें तो ये है जन शिक्षण संस्थान। ये सभी को मिला दिया गया है एक वन सेंट्रल स्कीम में। अगर हम बात करें इनके अलग अलग ये चीज़ क्या है जो मेन स्कीम है, तो प्रधानमंत्री मंत्री कौशल विकास योजना जो है वो प्रोवाइड कराता है सर्टिफिकेट स्किल वाया शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एंड आरपीएल। आरपीएल का क्या मतलब है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इन 4.0 वर्जन एडेड वन द जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड 400 न्यू कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है इसके अंदर, जिसमें कि ये सारी चीज़ें इनको स्किल किया जाएगा फॉर अ शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक, और इसी तरह पीएम प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर गवर्नमेंट पे 25% ऑफ अप्रोप्रिएट स्टाइपेंड मैक्स 1500 पर मंथ इनको मिलेंगे इस प्रोग्राम, इस स्कीम के अंदर। इसी तरह हमारा तीसरा है जन शिक्षण संस्थान। जन शिक्षण संस्थान की बात करें, कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग फॉर इलिटरेट एंड न्यू लिटरेट पीपल्स और ड्रॉप आउट्स के लिए ये है एट द एज ऑफ 15 से 45 साल के लिए। फोकस किसकी है, फोकस्ड एरिया है वोमेन है, SC है, ST है, OBC है, जो भी माइनॉरिटीज हैं वो इसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हुए अगर हम बात करें डिजिटल एंड एक्सीलेंट इनिशिएटिव, ये मॉडर्न टूल है आज के टाइम, इन जिसका इन्होंने यूज करें। सिद्ध सिद्ध क्या चीज़ है, स्किल इंडिया डिजिटल हब, वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्किलिंग एजुकेशन जॉब्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसका जो फीचर है, अगर हम फीचर की बात करें, आधार वेरिफिकेशन, ट्रैकिंग परफॉर्मेंस, लिंक्ड विद पेमेंट, लिंक्ड विद ABC मतलब एकेडमिक, बैंक फॉर क्रेडिट, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट की है। फिर दूसरा है COE क्या है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जो कि अनाउंस किया गया था जून 16 2025 को। इसकी लोकेशन का है, कहाँ पे है, हैदराबाद और चेन्नई में। इसका पर्पस क्या है, अगर हम बात करें, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग देना है फॉर स्पेशलाइज्ड स्किल। स्पेशलाइज्ड स्किल के लिए है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। और जो स्किल इंडिया डिजिटल हब, जहाँ पे सारी ही चीज़ें वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो उसको हम क्या नाम दिया गया है, सिद्ध। इसी तरह हमारा एक और टॉपिक खत्म होता है जो 10th एनिवर्सरी ऑफ स्किल इंडिया मिशन, ये चीज़ें, ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अगर आपको अभी तक चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आइए अब आगे आगे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025, इसको हम देखते हैं। ओवरव्यू अगर हम ले तो एनुअल सर्वे ये होता है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। स्टार्ट कब किया गया था, 2016 में स्टार्ट किया गया था। नाउ जो ये कौन सा एडिशन है, 9th एडिशन है, जिसमें कि 4589 अर्बन लोकल बॉडीज, 58 कैंटोनमेंट एंड 88 गंगा टाउन्स जो है इसमें इंक्लूड किए गए। इसका जो गोल है वो क्या है, इम्प्रूव करना अर्बन सैनिटेशन, कंपेयर सिटीज अलाइन विथ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। ठीक, और दूसरा क्या गोल है, एनकरेज बेटर वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीननेस स्टैंडर्ड।
ओके, ये इनके जो मेन गोल हैं इसके ये है। अगर हम बात करें इसके थीम क्या था, रिड्यूस, इक्यूज एंड रिसाइकिल, ये इसका थीम था, इसको जरूर याद रखिएगा। एम्फसाइज, जोर देना, सर्कुलर इकोनॉमी इन वेस्ट मैनेजमेंट, एनकरेज करना सिटीज को टू क्रिएट सस्टेनेबिलिटी, क्रिएटिव वे टू हैंडल गार्बेज। ओके, इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, कौन कौन से हैं, क्या क्या है, आइए देखते हैं। क्लीननेस टारगेट यूनिट, टारगेटेड यूनिट लेके चलना, स्वाम्भव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, क्लीननेस बाय नेचर और एंड वैल्यू, ये इसमें एलिमेंट्स को ऐड किया गया। अगर हम रैंकिंग बात करें, सुपर स्वच्छ लीग बेस्ड ऑन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन में मोर देन जिनके 10 लाख पॉपुलेशन है वो पहले रैंक पे है एमपी, दूसरे पे है गुजरात और तीसरे पे है महाराष्ट्र। अगर हम 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें यूपी जो है वो पहले नंबर पे है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, नोएडा, इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। कौन पॉपुलेशन रेंज क्या है, 3 लाख से 10 लाख के बीच। आगे चलते हुए देखिए प्रेसिडेंशियल अवार्डनेस, स्वच्छ शहर की अगर हम बात करें 3 लाख से 10 लाख, तो पहले पे आता है भोपाल और जो दूसरे पे कौन है, लखनऊ, इसको भी याद रखिएगा। और जो यूपी की परफॉर्मेंस देखें, यूपी की परफॉर्मेंस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रयागराज हैज़ बीन डिक्लेयर द क्लीनेस्ट गंगा सिटी, प्रयागराज को ये क्लीनेस्ट गंगा सिटी का अवार्ड मिला है, जबकि गोरखपुर जो है सिक्योर थर्ड पोजीशन इन सफाई मित्र सुरक्षित, गोरखपुर को इसमें थर्ड पोजीशन मिला है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो चीजें कवर हो चुकी हैं। आइए अब आगे चलते हुए हम देखते हैं अगला, अगला जो हमारा टॉपिक है, पीएम धन धान्य कृषि योजना। पीएम धन धान्य कृषि योजना क्या है, अगर हम इसका ओवरव्यू ले तो ये न्यू स्कीम है टू हेल्प लो परफॉर्मिंग फार्म्स एरिया इन इंडिया। ठीक, इसकी जो ड्यूरेशन है ये याद रखिएगा, 6 साल की ड्यूरेशन है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से फाइनेंशियल ईयर 2030-2031 तक। ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो बजट एलोकेशन है वो कितना किया गया, 24,000 करोड़ पर ईयर। ठीक, इसमें बेनिफिशरीज कौन होंगे, अबाउट 1.7 करोड़ फार्मर फैमिलीज इन फार्मिंग एलीड एक्टिविटीज, ये लोग इसमें इसके जो होंगे वो बेनिफिशरीज होंगे। अगर हम डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्शंस अगर हम बात करें कैसे इनको चुना जाएगा, कैसे गांव को या डिस्ट्रिक्ट को चुना जाएगा, तो टोटल 100 डिस्ट्रिक्ट लिए जाएंगे अक्रॉस इंडिया, मिनिमम ई डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट, और यूटी से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, बेस्ड ऑन स्टेट नेट शो एग्री एरिया एंड ऑपरेशनल होल्डिंग, इस बेसिस पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो फोकस है एग्री डोमिनेंट एरिया लैगिंग और नेशनल एवरेज, इसका जो मेन है, मेन फोकस ये है। अगर हम बात करें 3 पैरामीटर्स पे ये बात करेगा, कौन कौन से हैं, लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी और लो क्रेडिट। ठीक, लो प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो पर हेक्टर यील्ड लोअर देन स्टेट नेशनल एवरेज। अगर हम इसी तरीके से लो कवरिंग इंटेंसिटी की बात करें, फेवर क्रॉप पर ईयर लो डेंसिटी, ओनली सिर्फ एक क्रॉप के लिए होगा। लो क्रेडिट, लेस इंस्टीट्यूशनल लोन टू फार्मर्स देन एवरेज। ठीक है, ये इनके 3 पैरामीटर्स हैं जिन पे ये काम करेंगे। आगे चलते हुए इसी तरीके से हम बात करें कम्युनिटीज एंड प्लान, कौन इसको रन करेगा। ठीक, ये बन तो गए, पर इसको रन कैसे करेगा, कौन करेगा, चेयरमैन इसके जो होंगे वो डीएम होंगे, और विलेज पंचायत हेडेड इन सम केसेस, कुछ कुछ केसेस में कौन देखेंगे, विलेज पंचायत देखेंगे। इसके साथ कोऑर्डिनेट कौन करेगा, 36 एग्जिस्टिंग स्कीम जो हाल में ही चल रही है, प्लस 11 सेंट्रल मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट। ठीक, इसके होने से क्या होगा, ये सारी चीजें से डायरेक्ट हेल्प मिलेगी किसको, फार्मर्स को इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वाया प्लान्स, इसकी वजह से इनको जो डायरेक्ट फार्मर्स को हेल्प मिलेगी। ओके, तो ये भी खत्म हो गया हमारा एक और टॉपिक, प्राइम मिनिस्टर धन धान योजना, जो भी इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने रेड मार्क से हाईलाइट किया है, आपको याद करने में, रिवाइज करने में आसानी होगी। आगे चलते हुए हम देखें 10 साल एक और चीज़ के हो चुके हैं, कौन क्या हुए हैं किसके, 10 ईयर ऑफ डिजिटल इंडिया, 10 ईयर हो चुके हैं डिजिटल इंडिया के। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव की, तो 10 साल हो चुके हैं 1 जुलाई 2025 को। ये क्या था, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था फॉर ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विस। ठीक, ये याद रखिएगा, ये स्ट्रेंथन देता है डेवलप्ड इंडिया थ्रू इनोवेशन एंड इक्वल एक्सेस, ये सभी को बराबरी से लेके और चलता है और इनोवेशन को प्रमोट करता है। अगर हम की फैक्टर्स की बात करें, मेक सर्विस इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसिबिलिटी टू ऑल सिटीजन, ये सारे ही सिटीजन के लिए
ये है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, जो इंडिया डिजिटल इकोनॉमी थर्ड एमंग G20 इन इकोनॉमिक डिजिटलाइजेशन। कंट्रीब्यूशन की बात करें, नेशनल इनकम 11.74 2022 में था, जो कि बढ़ के हो चुका है 13.42 में। बाय 2030 तक 1/6 जो टोटल इकोनॉमी है वो कैसे आएगी, डिजिटल इंडिया हो जाएगी, जो कि सरपास करेगा ट्रेडिशनल सेक्टर्स को। प्रोजेक्टेड है कब, 1/5 बाई 2030 तक ये सरपास कर देगा। ओके, तो ये था 10 ईयर हो चुके हैं डिजिटल इंडिया प्लान को, इसलिए ये न्यूज़ में था। आइए अब आगे बढ़ते हुए अपने अगले टॉपिक को देखते हैं, जो कि है अमृत मिशन। अमृत मिशन है क्या एक्चुअली? जो अमृत मिशन है वो है अटल मिशन फॉर एजुकेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका फोकस एरिया क्या है कि इंडिया का पहला वाटर सेंट्रिक अर्बन मिशन फॉर बेसिक सर्विस के लिए ये प्रोवाइड कराना। ठीक, जो सिटीज़ हैं इन्वॉल्व होंगी 500 सिटीज़, लेटर बाद में 485 आफ्टर मर्ज। ठीक, इसकी जो की सर्विस है, मतलब ये सर्विस क्या प्रोवाइड कराएगा, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सेवेज नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज। ये इसका मेन की फैक्टर है जिस पे ये लोग काम करेंगे। इसकी अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये कब किया गया था, 25 जून 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। इसको याद रखिएगा, बाई किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था। वाई, क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि इम्प्रूव करना था अर्बन इक्वालिटी ऑफ लाइफ को और स्ट्रेंथन फैसिलिटी, मजबूती प्रोवाइड कराना था। इसी तरीके से स्मार्ट सिटी मिशन में इसमें इसका जो गोल है वो क्या है, बूस्ट करना लिविंग स्टैंडर्ड इन 100 सिटीज वाया स्मार्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन। कैसे सेलेक्ट करेंगे, फेज्ड प्रोसेस और नेशनल कंपटीशन, इन्हीं दो मीडियम से इनको सेलेक्ट किया जाएगा, कैसे कैसे चीजें आगे काम करनी है या फिर कैसे काम होंगे। ये था हमारा अमृत मिशंस जो न्यूज में था। ठीक, आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। आइए अपने अगले टॉपिक के पे चलते हैं, फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। उससे पहले हम बैकग्राउंड जरा देखते हैं, इस बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो पहला कंसीव 2019 ऑन टाइगर ऑन ऑन ग्लोबल टाइगर डे, जो पहला आइडिया आया था, तो वो कब आया था, और 2019 में ऑन ग्लोबल टाइगर डे फॉर इंटरनेशनल कोलिजन टू कंजर्वेशन बिग कैट्स। लॉन्च कब हुआ था, 2023 में। किसने लॉन्च किया था, पीएम मोदी जी ने। जो इवेंट हुई थी ना, 50वां एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, कहाँ पे हुआ था, कर्नाटका में हुआ था। उस टाइम पे ये आइडिया आया था कि क्यों ना जो बिग कैट एक अलायंस आईबीसी की स्टार्ट किया जाए। इसमें 7 कैट्स कवर होंगे। इसमें 7 स्पीसीज हैं। कौन कौन से हैं, टाइगर है, लॉयन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, जैगवार है और पूमा है। इसमें 7 स्पीसीज इन्वॉल्व होंगे, किसके, कैट्स के। ठीक, बिग कैट्स के। जो इसके पहले जो पहले इसकी मीटिंग हुई है, कहाँ पे हुई है, 16 जून को हुई थी 2025 में। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। चेयर कौन किया है, यूनियन मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र यादव जी, जो कि हैं यूनियन मिनिस्टर, जो कि हैं किसके, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। ठीक, पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री डेलीगेशन फ्रॉम 9 कंट्री से आए थे। अलग अलग 9 कंट्री के जो डेलीगेट्स थे वो आए थे इस मीटिंग में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसमें याद रखिएगा 7 स्पीसीज, और जो 9 कंट्री से आए थे, कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश बना है फुली लिटरेट स्टेट। ठीक, डेलीगेशन और बैकग्राउंड, डिक्लेरेशन और बैकग्राउंड को अगर हम समझे तो 5 स्टेट और यूटीज हैं। ठीक, जो कि ये इसमें हुए। 5वां जो है वो बना हिमाचल प्रदेश, जो पहला हिमाचल प्रदेश है। इसमें से कि 4 यूटीज हैं, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। और जो एक यूटी है वो कौन सा है, लद्दाख। तो इसको याद रखिएगा। एक उल्लास प्रोग्राम चलाई गई है, जिसके अंदर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जो न्यू दिल्ली लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर चलाई गई, जिसका एम है फुल लिटरेसी 2030 तक, एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर 2030 तक फुल लिटरेसी हो जानी चाहिए। जिसका फोकस एरिया है कि फंक्शनल लिटरेसी बेंचमार्क 95% से ज़्यादा, और एजुकेशनल एडल्ट एजुकेशन पॉलिसी। ठीक, इसकी सिग्निफिकेंस और विजन की बात करें तो मेजर स्टेप इन इंडिया परशूट 100% लिटरेसी लाना है, कब तक, 2030 तक। ठीक है, आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हुए हम देखते हैं, 50 साल पूरे हो चुके हैं। 50 साल पूरे हो चुके हैं इमरजेंसी के। आइए देखते हैं कब हुए हैं 50 साल। 25 जून 2025 को 50 साल पूरे हो चुके हैं।
इस नाम इमरजेंसी को किस नाम से जाना जाता है? संविधान हत्या दिवस, जिसको हाल में ही नाम दिया गया है। अगर हम बात करें कि अमेंडमेंट्स क्या क्या अमेंडमेंट हुए थे ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम, सॉरी, तो सबसे पहला अमेंडमेंट है 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1975 में हुआ था। इसमें क्या बताया जाता है? इसमें ये कहा गया था कि जो एम्पावर प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ किस पे वॉर पे, एक्सटर्नल एग्रेशन पे, आर्म्ड रेबेलियंस पे और इमिडेंट डेंजर पे। तो ये 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था। फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1973। ये क्या कहता है? ये अलाउ करता है रिस्ट्रिक्टिंग इमरजेंसी अफेक्ट टू अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ इंडिया। ये किसमें दिया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसी तरह 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 1978 में। इसमें रिप्लेस किया जाता है किसको? इंटरनल डिस्टर्बेंस को, किसके साथ? विद आर्म्ड रेबेलियंस के साथ, टू प्रिवेंट, बचाने के लिए, मिसयूज के लिए। तो ये ये सारे अमेंडमेंट्स होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये जो था, इसलिए ये न्यूज़ में था क्योंकि 50 साल हो चुके हैं इमरजेंसी के कंप्लीट हुए। आइए अब आगे चलते हुए अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? कास्ट एमिनेशंस अपकमिंग सेंसस। जो सेंसस होने वाले हैं उससे रिलेटेड अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने, जिसको चेयर कौन करते हैं? पीएम। उन्होंने उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि जो कास्ट सेंसस होगा वो भी होगा। नोटिफिकेशंस इन ऑफिशियल गजट एज पर सेक्शन 3 ऑफ सेंसस एक्ट कौन से ईयर का है? 1948 का है। एम्पावर्ड बाय, किसमें दिया गया है? आर्टिकल 246 में कॉन्स्टिट्यूशन के सेंसस के बारे में, 7th शेड्यूल में है। और एंट्री जो 69 किस में आता है? ये यूनियन लिस्ट में आता है सेंसस। ओके, तो यहाँ से एग्जाम्स में आने के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। आइए हम बात करें, जो सेंसस होगा वो कितने फेजेस में होंगे? 2 फेजेस में होंगे, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में क्या होगा? हाउस लिस्टिंग होगी, डिटेल्स ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में पता करेंगे, नोट टाइप्स, जो भी एसेट्स वगैरह हैं इन सब के बारे में पता करेंगे। दूसरा जो फेज होगा वो किस में होगा? पॉपुलेशन पे होगा, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ हर एक इंडिविजुअल की इंक्लूड्स, इसमें कास्ट सेंसस भी होगा। अगर हम बात करें रेफरेंस और डेट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो ये जो हैं ये भी दो दो फेजेस में होंगे। जो भी सेंसस होगा, पहला फॉर यूटी स्टेट, जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जो सेंसस स्टार्ट होंगे 1 अक्टूबर 2026 से, और जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया है वो कब से स्टार्ट होगा? 1 मार्च 2027 से स्टार्ट होगा। अब आगे चलते हुए हम अगले टॉपिक को देखते हैं, चेनाब रेल ब्रिज। जो चेनाब रेल ब्रिज है ये आज का लास्ट टॉपिक है। कल एक वीडियो आएगी, उसमें हमारा पूरा नेशनल इवेंट्स जो भी हुए हैं वो कवर हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। हमारा चेनाब रेल ब्रिज लॉन्च इवेंट्स की अगर हम बात करें तो किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लोकेशन कहाँ पे? कटरा, जम्मू। जिसमें टोटल वैल्यू आई है, कितनी आई है? 46,000 करोड़ रुपीज आई है इसकी। अगर हम चेनाब रेल ब्रिज की बात करें तो ये दुनिया का सबसे लंबा हाईएस्ट रेल ब्रिज है। कैसा ब्रिज है? ये आर्क ब्रिज है। ठीक, ये जो लोकेटेड है 359 मीटर एवं द किसके? चेनाब मीटर से 359 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक, स्ट्रक्चरल डिटेल की बात करें, कितना मीटर है? 1315 मीटर इसकी जो लेंथ है। टाइप स्टील आर्क ब्रिज है। इसी तरह एक और ब्रिज है अंजी ब्रिज। अंजी ब्रिज कहाँ है? इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया है? बिल्ड ओवर अंजी रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है चिनाब की। तो ये सारी चीजें हैं जो चिनाब रेल ब्रिज से रिलेटेड जो जो चीजें थी वो मैंने बता दी। आज की डेट में, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेशनल जो भी इवेंट्स हुए आईजीएसटी के में जो भी दिए हैं वो कवर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। कोशिश है कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाए, इसी मंथ ख़त्म हो जाएगा ये मैगज़ीन, ताकि जिससे आप इजीली रिवाइज़ कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।